ऑनलाइन क्लास के क्रम में आज क्लास 11th सब्जेक्ट फिजिक्स और जिसका 5वां चैप्टर है मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन पाथ, ऋजु रेखीय पथ पर गति। तो गति को समझने के लिए हम ये देखते हैं कि एक फिजिक्स की ब्रांच होती है मैकेनिक्स, जिसे हिंदी में बोलते हैं यांत्रिकी, जहाँ पर गतिमान पिंड, स्थिर पिंड और उनकी गति के कारणों का अध्ययन किया जाता है। वो जो ब्रांच कहलाती है, वो जो शाखा कहलाती है, वो यांत्रिकी कहलाती है। यांत्रिकी को हमने यहाँ पर 3 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। एक तो होता हमारा स्टैटिक्स, दूसरा होता काइनेमेटिक्स और तीसरा होता हमारा डायनामिक। ये स्टैटिक्स होती है हमारी स्थैतिकी, काइनेमेटिक होती है हमारी शुद्ध गति की और डायनेमिक्स होती है हमारी गति की। यानी कि स्थैतिकी वो शाखा होती है, मैकेनिक्स की वो शाखा होती है जिसके अंतर्गत स्थिर पिंडों का अध्ययन किया जाता है। शुद्ध गति की वो शाखा होती है जिसके अंतर्गत गति का अध्ययन किया जाता है, गति के कारणों का नहीं। और गति की वो होती है जिसमें गति के कारणों का अर्थात बल का अध्ययन किया जाता है। तो जो हमारी यूनिट है वो हम जो पढ़ेंगे वो शुद्ध गति की पढ़ेंगे। शुद्ध गति की में वेग, त्वरण, चाल, गति के समीकरण का अध्ययन हम इस चैप्टर के अंदर करेंगे। हम देखते हैं कि चैप्टर का नाम हमारा ऋजु रेखीय पथ पर गति या सरल गति भी कह देते हैं, सरल रेखा में गति भी कह देते हैं। तो जब कोई पिंड एक सीधी रेखा के अनुदिश आगे या पीछे गति करता है तो उसकी गति सरल रेखीय गति या ऋजु रेखीय गति कहलाती है, जिसे हम एक बीमीय गति भी कहते हैं। हम देखते हैं कि गति जो होती है उसके 3 मुख्य भाग होते हैं। एक तो होता है एक बीमीय गति, दूसरा होता है द्विबीमीय गति और एक होता है त्रिबीमीय गति। एक बीमीय गति, एक विमीय गति, इसे बोलते हैं वन डायमेंशनल मोशन। फिर होता है जिसे शॉर्ट में 1D मोशन भी कह देते हैं। दूसरा होता है द्विविमीय गति, उसे 2D मोशन कहते हैं। फिर तीसरा होता है त्रिविमीय गति और वो होता है 3D मोशन। हम देखते हैं कि अक्षेज होती है हमारी, एक एक्स अक्ष, दूसरी वाई अक्ष और ये तीसरी होती है जेड अक्ष। जहां पर तीनों अक्ष एक दूसरे को काटती हैं उसका मूल बिंदु होता है O। वो ये कहता है कि यदि कोई गतिमान पिंड एक्स अक्ष, वाई अक्ष या जेड अक्ष में से किसी एक अक्ष के अनुदिश गति कर रहा हो या उसके समांतर गति कर रहा हो तो उसकी जो गति कहलाती है वो एक बीमीय गति कहलाती है। जैसे रेल की पटरियों पर दौड़ती ट्रेन की गति जो होती है वो हमारी एक बीमीय गति होती है। नीचे से ऊपर की ओर जो गेंद फेंकी जाती है उसकी जो गति होती है वो भी एक बीमीय होती है। फिर होता है द्विबीमीय गति यानी कि 2 डायमेंशनल मोशन। 2D में ये होता है कि ये एक्स वाई है तो इसे हम एक्स वाई तल बोल देते हैं। ये जो बीच के स्थान होगा ये हमारा वाई जेड तल होगा और ये हमारा जेड एक्स तल होगा। जब कोई गतिमान पिंड एक्स वाई तल या वाई जेड तल या जेड एक्स तल में गति करता है तो उसकी जो गति होती है वो द्विबीमीय गति होती है। इसके बाद द्विबीमीय गति का जो उदाहरण होता है वो वृत्तीय गति, प्रक्षेपीय गति, वो द्विबीमीय गति का उदाहरण होता है। इसके बाद आ जाती है हमारी 3D मोशन, त्रिबीमीय गति। त्रिबीमीय गति वो होती है जब कोई पिंड ना तो किसी अक्ष के अनुदिश गति कर रहा हो ना ही किसी समतल में गति कर रहा हो तो उसकी जो गति कहलाती है वो त्रिबीमीय गति कहलाती है। जैसे किसी बर्तन में रखे यानी गैस के सिलेंडर में गैस के अणुओं की जो गति होती है वो त्रिबीमीय गति होती है। इसके बाद गति की बात समाप्त हो जाती है। फिर हमारी इसमें जो कुछ मूल चीजें आ जाती हैं। मूल चीजें जैसे हमारी होती है दूरी क्या होती है, विस्थापन क्या होता है, चाल क्या होती है, वेग क्या होता है, त्वरण क्या होता है,
ये चीजें हम यहाँ पर अभी आपको बताएंगे। चाल के बाद उसमें औसत चाल ही पूछता है, तात्क्षणिक चाल ही पूछता है। वेग है, औसत वेग पूछता है, तात्क्षणिक वेग पूछता है। त्वरण है, त्वरण के प्रकार और तात्क्षणिक त्वरण के बारे में यहाँ पर वो पूछता है। तो हम ये देखते हैं दूरी में यदि कोई पिंड एक निश्चित समय, किसी पिंड द्वारा निश्चित समय में तय किए गए जो पथ की लंबाई होती है वो उसकी दूरी कहलाती है। जैसे कोई पिंड मान लीजिए ये कहता हो कि ये उसका इनिशियल पॉइंट था O, और O से वो A तक 3 मीटर गया, फिर A से B तक 4 मीटर गया, तो ये जो पथ था O से A और A से B, ये उसकी दूरी कहलाएगी। जबकि जब विस्थापन होता है किसी पिंड की प्रारंभिक और अंतिम, प्रारंभिक पॉइंट ये और अंतिम पॉइंट ये, प्रारंभिक और अंतिम पॉइंट की जो न्यूनतम दूरी होती है उसे हम उसका विस्थापन कहते हैं। यहां पर जो दूरी होगी वो OA प्लस AB, यानी कि 3 + 4 कितनी होगी, 7 मीटर होगी। अगर ये 3 मीटर गया है, ये 4 मीटर गया है। तो अब अगर हम उसका विस्थापन देखते हैं, हम देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से 90 और 90 अंश के सामने एक वजह होती है कर्ण। कर्ण का जो वर्ग होता है वो शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो जाता है। तो 3 का स्क्वायर प्लस 5 4 का स्क्वायर वो हो जाएगा 9 + 16, यानी कि कितना हो गया 25, और 25 का वर्गमूल कितना हो गया 5। विस्थापन कितना हो गया उसका 5 मीटर हो गया। यानी कि किसी भी वस्तु द्वारा एक निश्चित समय में तय किए गए पथ की लंबाई को उसकी दूरी कहते हैं, जबकि वस्तु के प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को उसका विस्थापन कहते हैं। उसके बाद आ जाती है चाल। चाल को आपने पढ़ा होगा, चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय, यानी कि किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी उसकी चाल कहलाती है। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल का जो मात्रक होगा, चाल का मात्रक दूरी का मात्रक होता है मीटर और समय का मात्रक कितना होता है सेकंड। तो चाल का मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। इसकी अगर हम बीमा देखते हैं तो लंबाई की बीमा होती है L और समय की बीमा कितनी होती है T, तो कितनी हो जाएगी LT-1। चाल जो होती है वो एक अदिश राशि होती है, अदिश राशि। उसके बाद चाल के बाद बात आ जाती है औसत चाल। औसत अभी तक हमने पढ़ा है कि अगर औसत चाल हो तो कुल दूरी बटे कुल समय, यानी कि कुल दूरी और कुल समय के अनुपात को उसकी औसत चाल कहते हैं। लेकिन देखा यह जाता है कि जब हम एक लंबी दूरी तय करते हैं तो हमारी गाड़ी की चाल, हमारी वस्तु की चाल जो होती है वो एक समान नहीं बनी रहती है, कभी ज़्यादा हो जाती है और कभी कम हो जाती है। उस पूरी यात्रा की जो चाल होती है उसे हम जिस शब्द से, जिस टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं उसका व्यवहार में नाम हम औसत कह देते हैं। औसत। अगर कोई वस्तु डेल्टा T समय अंतराल में डेल्टा S दूरी तय करे तो उसकी जो औसत चाल होगी, औसत चाल, उसे V के ऊपर बार लगा के लिख देते हैं। औसत चाल बराबर होता है डेल्टा S अपॉन डेल्टा T। अब कहीं पर यह हो कि अगर एक पॉइंट A है, दूसरा पॉइंट B है, तो जो वस्तु की चाल है A पर कुछ हो रहा है, B पर कुछ हो रहा है, तो ये जो औसत चाल होगी ना तो वो A पर होगी ना ही वो B पर होगी, इसके किसी न किसी बीच के पॉइंट पर वो हो जाती है। लेकिन जो तात्क्षणिक चाल होती है, तात्क्षणिक चाल में कहता है कि जो पॉइंट है उसके जस्ट आगे, यानी कि वहां पर जो समय हो डेल्टा T वो लगभग 0 हो, तो तब हम उसकी तात्क्षणिक चाल लिख देते हैं। तात्क्षणिक चाल V बराबर लिखेंगे लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0 और ds अपॉन dt। जब ds अपॉन dt लिमिट हटेगी तो V बराबर हो जाता है ds अपॉन dt, यानी कि जहां जो है ds अपॉन dt जो है वो s का t के सापेक्ष, x का t के सापेक्ष अवकल गुणांक है, यानी कि ds अपॉन dt जो है ये अवकलन की फॉर्म है। उसके बाद हमारा आ जाता है वेग। जब हम वेग देखते हैं, वेग बराबर होता है हमारा
वेग बराबर विस्थापन बटे समय, यानी कि एकांक समय में किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को उसका हम वेग कहते हैं। वेग जो होता है वो सदिश राशि होता है, चाल जो होती है वो अदिश राशि होती है। इसका भी जो मात्रक होगा, मात्रक वो मीटर प्रति सेकंड ही होगा। इसकी भी जो बीमा होगी वो LT-1 ही होगी। वेग के बाद औसत वेग आ जाता है। औसत वेग ये होता है यदि कोई गतिमान वस्तु डेल्टा टी समय अंतराल में डेल्टा एस विस्थापन तय करे तो जो औसत वेग होगा उसका औसत वेग, इसके ऊपर वेक्टर लगाएंगे क्योंकि वेग जो होता है सदिश राशि होती है, यहां लिख देते हैं एवरेज डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। यहां पर जो डेल्टा एस है वो वस्तु का विस्थापन है तो उसे बी एवरेज से रिप्रेजेंट कर देते हैं। यदि कहीं पर ये हो, यदि डेल्टा टी टेंड्स टू 0 हो तो वी हो जाता है हमारा लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 और डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। इसे ले जाते हैं वी बराबर डी एस अपॉन डी टी। यहाँ पर भी वही है कि जो डी एस अपॉन डी टी है ये एस का टी के सापेक्ष विस्थापन है। तो अब हमारी बात दूरी की हो गई, विस्थापन की हो गई, चाल की होगी, वेग की हो गई। उसके बाद आता हमारा त्वरण। त्वरण होता है वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। यानी यदि किसी गतिमान वस्तु के डेल्टा टी समय अंतराल में वेग में परिवर्तन डेल्टा वी हो जाए तो उसका जो त्वरण होता है उसे ए से रिप्रेजेंट करते हैं और त्वरण बराबर होता है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। त्वरण भी हमारी सदिश राशि है। इसका जो मात्रक होगा, वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड और समय का मात्रक कितना होता है सेकेंड। तो ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यानी कि त्वरण का जो मात्रक हो जाएगा वो मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। इसके बाद इसमें अगर तात्क्षणिक मान देखें हम त्वरण का, तात्क्षणिक त्वरण, तो तात्क्षणिक त्वरण के लिए वही डेल्टा टी टेंड्स टू लगभग 0 हो जाता है तो उसे लिख देते हैं ए बराबर लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 और डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। वेग बटे समय त्वरण, यानी कि ए बराबर लिख सकते हैं हम dv अपॉन dt। ये dv अपॉन dt जो है ये अवकलन की फॉर्म है। इसके बाद अब आ जाती है हमारी गति के समीकरण। लेकिन गति के समीकरण को पढ़ने से पहले हम अवकलन और समाकलन की मूल चीजों को देख लेंगे कि अवकलन कैसे होता है और समाकलन कैसे होता है। देखो अब हम पढ़ेंगे अवकलन। अवकलन में इस अवकल गुणांक भी बोल देते हैं। अवकलन में कहीं अगर ऐसा लिखा हो कि y बराबर एफ एक्स, यानी कि y जो है वो x का फलन है, या ये कह सकते हैं x y का फलन है। कहीं पर y बराबर हम ये लिख दें एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये एफ एक्स है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब हम ये देखते हैं यहाँ पर कि जैसे ही हम x के मान में परिवर्तन करते हैं तो y के मान में भी परिवर्तन हो जाता है। x का मान 1 रख दें, y का मान कुछ और आएगा, 2 रखेंगे फिर कुछ और आएगा। यानी कि अगर हम जिसके मान में परिवर्तन करते हैं और अपने आप जिसके में हो जाता है तो दो चीजें हो गई यहाँ पर। एक को कहते हैं स्वतंत्र चर, एक को स्वतंत्र चर और एक को बोलते हैं परतंत्र चर। यहाँ पर जो x है वो स्वतंत्र चर है और y जो है वो परतंत्र चर है। इनका जो अनुपात होता है वो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x होता है। यानी कि x के मान में परिवर्तन करने पर y के मान में परिवर्तन हो जाए तो y परतंत्र चर और x जो है वो स्वतंत्र चर कहलाता है। अब इनका जो अनुपात होता है वो डेल्टा y अपॉन x होता है। यानी कि अगर x के मान में परिवर्तन कर दें हम डेल्टा x तो y के मान में कितना हो जाता है डेल्टा y। इन दोनों का जो अनुपात होता है डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, उस अनुपात को हम ये भी लिख सकते हैं dy अपॉन dx। ये जो dy अपॉन dx है इसे ही हम अवकल गुणांक कहते हैं। तो अवकल गुणांक को समझने के लिए अब जब हम अवकलन करेंगे, यहाँ जो अवकलन की इंपॉर्टेंट चीजें हैं
जो हमारी फिजिक्स में यूज होगी वो हम बता देंगे। बाकी अपकलन और समाकलन का विस्तृत रूप आप इंटर के मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं। जैसे कहीं पर ये लिखा हो कि y बराबर x की पावर n, इसका हमें अपकलन करना हो, पावर n की जगह 1 हो सकती, 2 हो सकती, 5 हो सकती, 8 हो सकती, कितनी भी पावर हो सकती हैं। तो हम ये देखते हैं, हम लिख लेते हैं अपकलन होता है dy अपॉन dx, यानी कि d अपॉन dx ही अपकलन की फॉर्म होती है। d अपॉन dx ऐसे लिखेंगे और ये क्या x की पावर n, जिसका अपकलन करना हो। यहाँ dx है, x dx है तो समझ लीजिए यहाँ x वाले का होगा, इसके अतिरिक्त जो भी चीज होगी वो कांस्टेंट होती, उसे हम बाहर लिख लेते हैं। तो उसे क्या करेंगे, जब अपकलन करेंगे तो घात आगे आती है और घात में से एक कम, ये अपकलन हो जाता है। जो भी घात होगी आगे यानी कि गुणा में आ जाएगी और घात में से एक कम हो जाएगा। और फिर अभी हमने केवल घात को आगे लाए हैं, घात में से एक कम किया है और फिर d अपॉन dx करना हमें x का, dx से dx कट जाएगा, n x की पावर n माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा 1, यानी कि जिसके सापेक्ष होता है उसका अपकलन 1 हो जाता है। जैसे कहीं हमें ये करना हो, जैसे ये करना हो कि y बराबर दिया हो x की पावर 3 का अपकलन करना हो, तो हम देखते हैं dy अपॉन dx, d अपॉन dx और x की पावर कितना हो गया 3। आपको बताया था घात कितनी है इसकी 3, घात आगे ले आओ, घात में से एक कम, 3 माइनस 1, x है, x का कितना होगा 1, यानी कि कितना हो गया 3x स्क्वायर। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि x क्यूब का अपकलन 3x स्क्वायर होता है। कहीं ऐसा दिया हो कि y बराबर 1 अपॉन x स्क्वायर, इसका अपकलन करना हो तो नीचे वाली चीज को ऊपर ले जाते हैं, इससे लिख सकते हैं y बराबर x की घात माइनस के 2। अपकलन करेंगे इसका तो dy अपॉन dx, ये अपकलन की फॉर्म हो जाती है। d अपॉन dx किसका करना है, x की पावर माइनस 2 का, पावर आ गए माइनस 2 आ गए, पावर में से एक कम, फिर x का करेंगे उसका हो जाएगा 1, तो माइनस के 2 और x की पावर कितना हो गया माइनस के 3, या माइनस के 2 अपॉन x की पावर 3। कहीं ऐसा हो, ये इसका पहला एग्जाम्पल था, ये दूसरा है। तीसरा अगर कहीं ये हो कि y बराबर मान लीजिए लिखा हो ax की घात 5, इसका अपकलन करना हो हमें dy अपॉन dx, a मान लीजिए या कोई ऐसी कांस्टेंट चीज 5 मान लीजिए, 3 मान लीजिए, वो आपकी मर्जी है, जो कांस्टेंट हो। तो d अपॉन dx और 3x की घात कितना है मान लीजिए 5, 3x की घात 5 है तो 3 को हम बाहर लिख सकते हैं और d अपॉन dx और x की घात कितना हो गया 5। तो इसमें ही वही नियम होता है कि घात आ गए 5 आ गए और 5 में से एक कम होगा तो कितने बचेंगे 4, यानी कि ये हो जाएगा dy अपॉन dx बराबर 3 है। ऐसा ही 5 आ गए, 5 में से एक कम कितना हो गया 4, यानी कि 15x की घात 4। जो आपको मैंने अभी a वाला भी बताया था, अगर आपको डाउट लग रहा हो तो आप उसे लिख सकते हैं a x की पावर माइनस के 3, कहीं इसका अपकलन करना हो तो dy अपॉन dx, d अपॉन dx लिख लीजिए, a x की पावर माइनस, a जो है यहाँ पर कांस्टेंट है तो a को बाहर लिख सकते हैं d अपॉन dx और x की घात कितना हो गया माइनस के 3, a ऐसे ही माइनस 3 आगे ले आओ, x की घात माइनस 3 में से एक कम होगी तो माइनस कितनी हो जाएंगी 4, यानी कि माइनस के 3 इंटू एक्स की पावर माइनस के 4, पावर को नीचे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा ये प्लस। इस प्रकार के अपकलन हमें 11वें में फिजिक्स में करने होंगे। इसके बाद जो देखेंगे हम इसका समाकलन देखेंगे, उसके बाद देखेंगे हम समाकलन। समाकलन अपकलन का उल्टा होता है। कहीं ये मान लीजिए कि अगर x का अपकलन है 1 तो समझ लीजिए 1 का समाकलन होगा x, यानी कि अपकलन में पावर गुणा में आती है और एक कम हो जाती है, इसमें पावर भाग में आएगी और एक जुड़ जाएगी। यानी कि कहीं पर ये लिखा हो कि इंटीग्रेशन को, समाकलन को इंग्लिश में इंटीग्रेशन बोलते हैं, उसे i से रिप्रेजेंट करते हैं। ये समाकलन का साइन होता है जो s का बड़ा रूप होता है, x की पावर n और dx, इसका समाकलन करना है हमें। यहाँ dx लिखा हुआ है तो x वाले का समाकलन होगा, बाकी का नहीं होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है कि घात में एक जोड़ दीजिए, n+1 जो जुड़ा हुआ घात में एक जुड़ा होगा उससे डिवाइड कर देते हैं, n+1 और प्लस कितना हो जाए c, ये कोई कांस्टेंट हो जाता है, कांस्टेंट जोड़ते हैं इसमें। जैसे
जैसे आपको कहीं ये करना हो, i बराबर दे दिया हो x की पावर 2 और dx, इसका समाकलन करना है तो 2 है पावर, एक जोड़ेंगे x की पावर 2 प्लस 1, जो ऊपर होगा वही नीचे, और प्लस c, यानी कि i बराबर हो गया x की पावर 3/3 और प्लस c। ये इसका समाकलन हो गया। कहीं इसका दूसरा कंडीशन ये दी हो कि i बराबर 1/x की पावर 3 और dx, इसका समाकलन करना हो, ऊपर ले जाएंगे x की पावर -3 और dx, यानी कि x की पावर -3 प्लस 1 बटे -3 प्लस 1 और प्लस c, यानी कि x की पावर -2 बटे -2 प्लस c, ये हो जाता -1/2 x की पावर -2 और c। जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो हम ये देखते हैं कि जैसे y बराबर x हो, इसका जब हम अपकलन करते थे तो dy/dx बराबर d/dx किसका करेंगे हम, x का, तो dx से dx कट जाता है, तो dy/dx बराबर कितना हो गया 1, या dy बराबर कितना लिख सकते हैं 1 × dx। अब इसका हम कर दें समाकलन, समाकलन करेंगे तो dy है, dy बराबर से ऐसे लिख सकते हैं हम dx। अब dy का हो जाएगा y और dx का कितना हो जाएगा x। समझ में आ रही बात, यानी कि dy, ये जो d/dx है ये अपकलन की फॉर्म होती है, 1 उधर ले जाएंगे तो d हट जाएगा तो y हो जाएगा, और dx है तो 1 का समाकलन, या तो इसे ऐसा, अगर x नहीं लिखेंगे तो हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं कि dy का कितना हो गया y और ये कितना हो गया 1 × dx, तो dx का भी कितना हो जाएगा हमारा x, y बराबर कितना हो गया x। सवाल आ गया, यानी कि अपकलन जो आएगा उसका समाकलन कर दें तो फिर सवाल बन जाता है। यानी कि अगर x का अपकलन 1 तो 1 का समाकलन कितना होगा x। इसके बाद हम गति के समीकरणों को देखेंगे। देखो न्यूटन ने गति के 3 समीकरण दिए थे, एक चौथा समीकरण भी होता है वो n/s का होता है, तो यहाँ पर केवल 3 समीकरण देखेंगे। गति का पहला समीकरण होता है v बराबर u प्लस at, दूसरा समीकरण होता है s बराबर ut प्लस हाफ at², और तीसरा समीकरण होता है v² बराबर u² प्लस 2as। देखो एक बार फिर सुन लेंगे, गति के जो समीकरण है, पहला समीकरण होता है v बराबर u प्लस at, दूसरा समीकरण है s बराबर ut प्लस हाफ at², और तीसरा समीकरण है v² बराबर u² प्लस 2as। ये जो तीनों गति के समीकरण हैं, इनकी जो यहाँ पर हम स्थापना करेंगे वो 2 मेथड से करेंगे। एक तो होती है हमारी कलन विधि और दूसरी होती है हमारी ग्राफीय विधि। अब यहाँ पर जो है, जो u है उसे प्रारंभिक वेग कहते हैं। प्रारंभिक वेग जो होता है वो t बराबर 0 पर होता है। जो v है वो होगा हमारा अंतिम वेग। जो s है वो होती किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी। a है वस्तु का त्वरण कहलाता है, और t जो कहलाता है वो उसका समय कहलाता है। यहाँ पर जो हम गति के समीकरण हैं, ये तीनों समीकरण हैं, उन्हें 2 मेथड से करेंगे। तो अब हम पहला मेथड देख लेते हैं, कलन विधि। कलन विधि से हम गति के समीकरणों की स्थापना करेंगे। पहला समीकरण हमारा v बराबर u प्लस at। तो इसमें कलन विधि में हमारे सामने समस्या ये रहती है कि हम स्टार्टिंग कहाँ से करें। तो स्टार्टिंग की इसकी पहचान ये है, यहाँ पर लिख देते हैं परिभाषा से। आप d/dt सभी समीकरणों में लिख दीजिए पहले, जिसके इक्वल समीकरण हो, जैसे b बराबर है u प्लस at, तो यहाँ पर v लिख देंगे। दूसरा समीकरण है s बराबर ut प्लस हाफ at², तो यहाँ पर s लिख देंगे, उससे शुरुआत हो जाती है। dv/dt b वेग है, t समय है, तो वेग बटे समय क्या होता है त्वरण। त्वरण की परिभाषा में ये आपको बताया था कि a बराबर dv/dt होता है, और जहां वहां बताया था कि जहां dv/dt अब t का v के सापेक्ष, वो v का t के सापेक्ष अपकलन है, वहां पर ये बताया गया था। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, dv बराबर a और dt। कलन विधि है चूंकि, समाकलन करेंगे। समाकलन करने पर जब समाकलन करेंगे तो dv बराबर a और dt। समाकलन कुछ हमारा निश्चित सीमाओं के अंतर्गत होता है,
निश्चित सीमाओं में ये होता है, मैं इसे रोक के आपको बता दूं कि जैसे हमने किया था I बराबर a से v और x की पावर 2 और dx, इसका समाकलन करना हो। निश्चित का मतलब हो गया कि अब हमें पता चल गया कि जो x का मान है वो मिनिमम a है और मैक्सिमम कितना v। नीचे जो होता है उसकी लोअर लिमिट, उसे ऊपर वाले को बोलते हैं उसे अपर लिमिट। x की पावर 2 है तो एक जोड़ेंगे x की पावर 3/3, फिर जो ये लिमिट होती है इसे यहाँ लिखते हैं a से v। जो यहाँ पर होता है जैसे ये x है, पहले x के स्थान पर अपर लिमिट रखेंगे, फिर माइनस लगाते हैं, x के स्थान पर लोअर लिमिट रखते हैं, यानी कि x के स्थान पर b रखेंगे तो v³/3, फिर माइनस लगाते हैं, x के स्थान पर a रखेंगे तो a³/3। तो निश्चित सीमाओं के अंतर्गत इसका समाकलन हो जाता है। ऐसे ही यहाँ पर है, जो समय है उसका समय प्रारंभ में 0 होता है तो उस समय वेग होता है हमारा u। कुछ समय के पश्चात मतलब t का मान जो होता है जनरल होता है, 1 सेकेंड हो, 10 सेकेंड हो, 50 सेकेंड हो, उसे t से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो कुछ समय के पश्चात जो वेग को काउंट करते हैं उसे वो लिखते हैं v। dv है, आपको बताया था dv का समाकलन होगा v, इसके इनटू में 1 है तो जिसके रेस्पेक्ट में होता है वही हो जाता है v, और लिमिट लगा देते हैं हम u से v। a ऐसे ही dt का कितना होगा t और 0 से t। b के स्थान पर उस उदाहरण को देखते हुए x था, x के स्थान पर ऊपर वाली लिमिट रखी थी, यहाँ b है, b के स्थान पर ऊपर वाली लिमिट रखेंगे तो v आएगा, फिर माइनस इसके स्थान पर नीचे वाली लिमिट रखेंगे तो u आ जाएगा, बराबर a, t के स्थान पर t रखेंगे, फिर माइनस t के स्थान पर नीचे वाली लिमिट रखेंगे तो 0 है तो 0 आ जाएगा। तो v माइनस के u बराबर कितना हो गया 80 और v बराबर कितना हो गया u प्लस 80। यही हमारा गति का पहला समीकरण था। जब हम दूसरे समीकरण को देखते हैं, दूसरा समीकरण होता हमारा s बराबर ut प्लस हाफ at²। ये गति का हमारा दूसरा समीकरण होता है। मैंने आपको बताया था कि आप परिभाषा से लिख दीजिए, यहां पर लिख दीजिए परिभाषा से d/dt सब में लिख दीजिए आप। ऐसे तो यहां पर s लिख दो, s दूरी, t समय, दूरी बटे समय क्या कहलाता है उसका वेग, दूरी बटे समय जब वेग कहलाता है तो इसे लिख देंगे हम यहां पर v। ds बराबर v और dt। अब हम ये देखते हैं कि भाई दूसरे समीकरण में कहीं पर भी v नहीं है। जब b नहीं है तो b का मान रखना पड़ेगा। अभी हमने b का मान निकाला, b बराबर u प्लस at, यहां पर रखेंगे तो ये हो जाएगा ds बराबर u प्लस at और ये कितना हो जाएगा हमारा dt। जब ये हो जाएगा dt के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ds बराबर u dt प्लस at और dt। अब कर देंगे समाकलन। समाकलन करने पर जब समाकलन करेंगे, ये समाकलन का साइन होता है ds, u dt प्लस at और dt। ये t है तो लिमिट t की, ds है तो लिमिट s की यानी कि दूरी की। जब समय 0 होगा तो उस समय वस्तु कोई भी दूरी नहीं चलती है। जब समय t होगा तो वस्तु उस समय मान लीजिए जो दूरी तय करती है उसे s से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर भी t की लिमिट 0 से कितनी आएगी, t आ जाएगी। ds है तो ds का जो समाकलन होता है वो होगा s, लिमिट हो जाएगी 0 से s, यहाँ पर लिख देंगे। मैंने आपको बताया था कि dt है तो t वाले का ही समाकलन होगा, बाकी का नहीं होगा। तो u को बाहर लिख सकते हैं तो dt बचा, dt का समाकलन होगा t, 0 से t प्लस a को बाहर लिख लेंगे, t की घात कितनी है 1, 1 जोड़ेंगे तो t की घात हो जाएगी 2/2 और 0 से कितना हो जाएगा ये t। अब हम लिमिट रखेंगे तो लिमिट में हम देखते हैं कि पहले अपर लिमिट रखते हैं फिर लोअर लिमिट रखते हैं। s में अपर लिमिट है s, लोअर लिमिट कितनी है 0, तो ये हो जाएगा s माइनस के 0 बराबर u। ऐसे ही t है तो पहले t के स्थान पर अपर लिमिट t आएगी, फिर माइनस लगाएंगे, t के स्थान पर लोअर लिमिट आएगी 0, तो ये हो जाएगा t माइनस के 0 प्लस a। ऐसे ही t के स्थान पर t रखेंगे तो t²/2, t के स्थान पर 0 रखेंगे तो 0, ये हो जाएगा s बराबर ut प्लस at²/2। ये हम लिख सकते हैं s बराबर ut प्लस हाफ at²। ये हमारा गति का दूसरा समीकरण कलन विधि से स्थापित हो जाता है। इसके बाद हम देखेंगे तीसरा समीकरण। देखो थर्ड इक्वेशन है
वो होता है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। परिभाषा से आपको बताया था कि d/dt लिख दीजिए, यहाँ b है तो v लिखेंगे, और वेग बटे समय क्या होता है हमारा त्वरण। लेकिन हम ये देखते हैं कि अभी तक जो इससे पहले दो समीकरणें थी उसमें u की, v की या a की, s की एक सिंगल घात थी, किसी में भी डबल घात नहीं थी। डबल है तो इसे ऐसा लिख लेते हैं a बराबर dv/dt। यहाँ हम ds से गुणा करेंगे और ds से ही भाग कर देंगे, हमारे इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। a बराबर dv/ds इंटू ds/dt। इस ds को dt के स्थान पर ले आए और dt को ds के स्थान पर ले गए हैं। दूरी बटे समय, दूसरे समीकरण में प्रारंभ में बताया था कि दूरी बटे समय वेग होता है, तो a बराबर dv/ds इंटू इसे क्या लिख सकते हैं हम b। ds की क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, a ds बराबर v और dv। इसको हम लिख सकते हैं v dv बराबर a और ds। इसका समाकलन कर देंगे। जब दूरी जीरो होगी, जब वेग प्रारंभिक वेग जीरो होता है, u का मान जीरो तो दूरी भी जीरो, कुछ समय के बाद दूरी ऐसा तो वेग कितना हो जाता है v। यानी कि जब हम देखते हैं वेग की कंडीशन यहाँ पर दी है, तो जब जीरो होगा तो प्रारंभिक वेग u, जब कुछ समय के पश्चात वेग भी हो जाता है तो वो दूरी भी कितनी तय कर लेता है, s तय कर लेता है। dv है तो v का समाकलन होगा, b की पावर 1 है तो b की पावर 2/2। समाकलन में घात जोड़ देते हैं, जो घात ऊपर जोड़ने के बाद आती है उसी से डिवाइड करते हैं। ये समाकलन में आपको बता दिया है, यहाँ लिख देंगे u से v बराबर a से ds का कितना होगा s और 0 से s। यहाँ जो भी चीज होती है उसके स्थान पर आप लिमिट रखेंगे, b है b के स्थान पर b रखेंगे तो कोई चेंज नहीं दिखाई देता, b²/2 फिर माइनस, यहाँ b है b के स्थान पर u रखेंगे तो u²/2 बराबर a और s माइनस के 0, तो v² माइनस u²/2 बराबर हो जाएगा as, और v² माइनस u² कितना हो गया 2as। ऐसे लिख सकते हैं हम v² बराबर u² प्लस 2as। हमने जो है यहाँ पर कलन विधि से गति के तीनों समीकरणों की स्थापना को देखा। इसके बाद जो हम देखेंगे अब ग्राफीय विधि से गति के समीकरणों की स्थापना को देखेंगे। देखो ग्राफीय विधि से गति के समीकरण देखेंगे तो हम अक्ष खींच लेते हैं। ये एक एक्स अक्ष है, दूसरी वाई अक्ष है। जहाँ पर अक्ष एक दूसरे को काटती है वो अक्ष कटान बिंदु कहलाता है। उसका ओ जिसे मूल बिंदु कैसे हैं, इसके निर्देशांक है 0,0। हम एक्स अक्ष पर समय लेंगे, समय t को एक्स अक्ष पर लिया गया है और वाई अक्ष पर लिया गया है वस्तु का वेग ऊपर की ओर। आपको ये पता है कि जब हम एक्स अक्ष पर चलते हैं तो y का मान 0 और जब y अक्ष पर चलते हैं तो x का मान 0। यानी कि इस लाइन पर हम यहाँ जाएं चाहे यहाँ जाएं, हमारा समय तो बढ़ेगा लेकिन वेग 0 ही रहेगा। इसी प्रकार जब हम इस लाइन पर चलते हैं तो हमारा वेग तो बढ़ता है लेकिन समय कितना रहता है, हमारा 0 रहता है। अब हम ये देखते हैं कि कहीं पर प्रारंभिक स्थिति वस्तु की ये है, ये पॉइंट है हमारा A और वस्तु का प्रारंभिक वेग यहाँ पर कितना है 0, क्योंकि इस A पॉइंट पर जो टाइम होगा वो 0 होगा। जब हम कुछ समय के पश्चात जब हमारा टाइम बढ़ेगा तो टाइम हमारा एक्स अक्ष के अनुदिश बढ़ेगा। ये हमारा टाइम बढ़ गया है, इधर की ओर हमारा समय है ये t। जब टाइम बढ़ेगा तो हमारा वेग भी बढ़ेगा। जब वेग बढ़ेगा, अगर हम इस अक्ष पर चलते हैं तो इस अक्ष, ये अक्ष हमारी शो करती है कि टाइम नहीं बढ़ेगा, तो फिर हम यहाँ से ग्राफ की कंडीशन ये होती है कि हम इस तरह से धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ जाते हैं, यहाँ पहुँच जाते हैं। जब हम यहाँ पहुँचते हैं तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर हमारा वस्तु का जो वेग है वो कितना हो जाता है, v हो जाता है। ये पॉइंट है A, ये v, ये c और ये d और ये पॉइंट है हमारा E। यहाँ से यहाँ तक जो हमारा वेग था वो u रिप्रेजेंट करता था और जो c तक पहुँचे हम तो वो कितना हो गया हमारा v। ये बचेगा v माइनस के u। यानी कि ये जो रेखा हमारी AC है वो रिप्रेजेंट कर रही है कि समय के साथ वेग बढ़ रहा है, वेग में परिवर्तन हो रहा है, समय के साथ वेग में परिवर्तन हो रहा है। जैसे जैसे समय बढ़ेगा हमारा वेग बढ़ता चला जाता है। तो हम ये देखते हैं कि
जो रेखा AC का ढाल है, समय ग्राफ, समय वेग का जो ग्राफ है और समय वेग के ग्राफ में जो रेखा AC का ढाल है वो जो रिप्रेजेंट करता है वो उसके वेग समय के साथ वेग के परिवर्तन को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि जो रेखा AC का ढाल है वो समय के साथ वेग परिवर्तन को प्रदर्शित कर रहा है। तो हम ये देखते हैं, तो वेग परिवर्तन की जो दर होती है उसे त्वरण कहते हैं। यानी कि त्वरण जो होगा, त्वरण A बराबर वो रेखा AC का ढाल, इसे ढाल कह दीजिए या इसको प्रवणता कह दीजिए। प्रवणता होती है हमारी tan थीटा और tan थीटा हो रहा होता लंब बटे आधार। यहाँ पर जो प्रवणता होगी वो A बराबर हो जाएगी हमारी VC और बटे AB। A बराबर BC को हम लिख सकते हैं CD माइनस के VD अपॉन AB। देख लेंगे एक बार चित्र में, जो रेखा AC का जो ढाल होगा वो त्वरण कहलाएगा और त्वरण वाला होगा हमारा BC बटे कितना होगा हमारा AB। जो BC है इसे CD माइनस BD लिख सकते हैं। तो CD का मान है हमारा B और VD का मान है हमारा U। A बराबर होगा V माइनस के U, AB की वैल्यू है हमारी T। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, AT बराबर V माइनस के U, U को इधर ले आएंगे U प्लस AT बराबर कितना हो गया V और V बराबर हो गया U प्लस AT। इस प्रकार हमारी ग्राफीय विधि से गति के पहले समीकरण की स्थापना हो जाती है। इसके बाद हम ग्राफीय विधि से गति का दूसरा समीकरण देखेंगे। देखिए अब गति का हम दूसरा समीकरण देखेंगे, सेकंड इक्वेशन। तो सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन की जो स्टार्टिंग है वो बिल्कुल सेम है। जहां से परिवर्तन होगा वो मैं आपको सेकंड इक्वेशन में ही बता दूंगा। यहां पर जो हमारा ग्राफ है वो एक अक्ष तो हमारी वेग को रिप्रेजेंट कर रही है और दूसरी अक्ष समय को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर हम दोनों की मल्टीप्लाई कर दें यानी कि उसका क्षेत्रफल निकाल दें तो समय होगा, वो क्षेत्रफल हो जाएगा U इंटू टी। तो वेग और समय का जो गुणनफल होता है वो क्या कहलाता है हमारा दूरी कहलाता है। जो हमारी सेकंड इक्वेशन दूरी s बराबर होती है। तो अगर हमें सेकंड इक्वेशन में दूरी को फाइंड आउट करना है तो हम ये देखते हैं कि वो जो वस्तु है जो प्रारंभिक पॉइंट से जितनी उसने दूरी तय की है, जितना उसने क्षेत्रफल घेरा है, वो उसके द्वारा तय की गई दूरी के बराबर होगा। वेग और समय के ग्राफ में का जो क्षेत्रफल होता है वो उसके द्वारा तय की गई दूरी के बराबर होता है। यानी कि जो वस्तु द्वारा तय की गई दूरी s होगी वो आकृति OACVD का क्षेत्रफल होगी। OACV और D का क्षेत्रफल होगी। अब हम यहां पर इसका क्षेत्रफल दो रूपों में निकाल सकते हैं। भाई ऊपर वाली आकृति है हमारी त्रिभुज, नीचे वाली हमारी आकृति है आयत। आयत का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल इससे निकाल लीजिए। या जहां पर दो भुजाएं समांतर होती हैं, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी इक्वल होती है, तो वो आकृति हमारी समलंब भी बन जाती है। यानी कि इसे हम ये भी लिख सकते हैं कि समलंब S बराबर समलंब OACVD का क्षेत्रफल। समलंब का जो क्षेत्रफल होता है वो 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग और इनटू बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी होता है। हम ये देखते हैं कि यहाँ पर जो इस आकृति में एक तो भुजा हमारी OA, एक भुजा हमारी CD, ये दोनों समांतर हैं और इनके बीच की दूरी कितनी है AB। तो ये हो जाएगा S बराबर 1/2 OA प्लस CD और बीच की दूरी कितनी है हमारी AB। S बराबर 1/2 OA है U, CD है V और AB कितना हमारा T। यानी कि यहाँ तक थर्ड इक्वेशन के लिए भी बिल्कुल ये सेम ऐसे ही करना है। अब हम देखते हैं कि दूसरी समीकरण थी S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तीसरी समीकरण होती है V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS और फर्स्ट इक्वेशन होती है V बराबर U प्लस AT। हम देखते हैं कि दूसरी इक्वेशन में कहीं पर भी V नहीं है, तो यहां पर पहली इक्वेशन से B का मान रख देंगे।
तीसरी इक्वेशन में हम देखते हैं कहीं पर भी टी नहीं है, तो पहली इक्वेशन से ही टी का मान रख देंगे। यानी कि इस कंडीशन में जब यहां तक आ जाएंगे, दूसरी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है तो v का मान रख दो, तीसरी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है तो t का मान रख दो। तो जो गति का पहला समीकरण था v बराबर u प्लस ए टी, दूसरी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है तो v का मान यहां से उठाकर यहां रख देंगे। तो लिख देंगे चूंकि वी नो दैट v बराबर कितना होता है u प्लस ए टी, यहां रखेंगे s बराबर 1/2 u प्लस ए टी, b का मान रख दिया और इनटू कितना है t, u और u कितना हो गया 1/2 2u प्लस ए टी और इनटू कितना हो गया t, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा s बराबर 1/2 2ut प्लस ए टी की t से करेंगे तो ए टी स्क्वायर 1/2 के अंदर कर दो, s बराबर 1/2 इंटू 2ut प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, 2 से 2 कट जाएगा तो s बराबर होगा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस प्रकार ग्राफ्य विधि से गति के दूसरे समीकरण की स्थापना हो जाती है। आपको मैंने बताया था कि भाई थर्ड इक्वेशन अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो यहां तक बिल्कुल सेम करना है, यहां तक थर्ड इक्वेशन के लिए बिल्कुल सेम लिखेंगे, तो यहां पर सेकंड के स्थान पर थर्ड कर देंगे, ये हमारी थर्ड इक्वेशन हो जाएगी, बिल्कुल सेम लिखते लाएंगे, यहां तक हमें बिल्कुल सेम लिखना है। फिर इसके बाद नीचे जो उसमें चेंज हो जाता है, तो नीचे जो चेंज होगा वो अभी हम आपको बता दिया है पहले भी और फिर बता देंगे कि भाई तीसरे इक्वेशन में टी नहीं होता है तो फर्स्ट इक्वेशन टी की वैल्यू रख देंगे। तो v माइनस के u बराबर कितना हो गया ए टी और v माइनस यू अपॉन ए बराबर कितना हो गया t की वैल्यू यहां पर रख देंगे। तब s बराबर होगा 1/2 u प्लस v और t की वैल्यू है v माइनस यू अपॉन ए। इसे लिख सकते हैं हम s बराबर 1/2 v प्लस यू इंटू वी माइनस यू अपॉन कितना हो गया ए प्लस वी ए माइनस वी, ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, एस बराबर 1/2 वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए, 2a हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2as बराबर हो गया वी स्क्वायर माइनस के यू स्क्वायर को इधर ले आओ, यू स्क्वायर प्लस 2as बराबर कितना हो गया वी स्क्वायर और ये हो जाएगा वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। इस प्रकार ग्राफ्य विधि से हमारी गति की तीसरी समीकरण की स्थापना हो जाती है। अभी कुछ चीज़ें इन चैप्टरों में पुराने सिलेबस में और दी थी, लेकिन जब से 30% सिलेबस कम हुआ है तो जो 70% सिलेबस बचा है वो आपको यहाँ पर बता दिया गया है। इस वीडियो में जितना भी पढ़ाया गया है वो सब कुछ आपको PDF के माध्यम से मिल जाएगा। एक बार वीडियो को ध्यान से देखेंगे, उसके बाद फिर जो PDF के नोट्स आपके पास पहुँचेंगे उन्हें अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। इसके जो न्यूमेरिकल होंगे वो हम अगली वीडियो में देंगे आपको। ठीक है, धन्यवाद।